नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, दोस्ती का कर्ज। दोस्ती का कर्ज, लेखक अशीष चटर्जी, चित्रांकन बी प्रकाश। योगी कांति कुमार कुशल सारथी की तरह स्वर्ण रथ को हाँक रहा था। योगी राज, तुम एक सच्चे दोस्त हो, तुम्हारे उपकार हम कभी नहीं भूल सकते। हम भी हमेशा आपके कर्जदार रहेंगे योगी राज। आप अगर मेरे प्राणनाथ की रक्षा न करते तो यह खुश नसीब दिन हमारे जीवन में कभी ना आता। तुम दोनों खामखा मुझे शर्मिंदा कर रहे हो। मैंने तो सिर्फ दोस्ती का फर्ज अदा किया है और मरते दम तक मैं अपना फर्ज निभाता रहूंगा। तुम्हारी दोस्ती का खजाना हम अपने दिल में छुपा कर रखेंगे योगी राज। इस खजाने को कभी कोई हमारे दिल से चुरा नहीं सकेगा। और सोम प्रभा चंद्रसेन और कांति कुमार के भावुक वार्तालाप में डूब सी गई। ईश्वर ना करे आप दोनों की दोस्ती में कभी दरार आए। दिन भर सफर करने के बाद वे लोग सिंह देश के उत्तर में फैले जंगल में पहुंच गए। अंधेरा होते ही कांति कुमार ने एक सुरक्षित स्थान देखकर रथ रोक लिया। रात हो चुकी है, आज की रात गुजारने के लिए यही स्थान उपयुक्त है। ठीक है। तत्पश्चात सबने साथ मिलकर भोजन किया और फिर पेड़ पर मचान बनाने के कार्य में जुट गए। जब मचान तैयार हो गई तो कांति कुमार बोला, अब तुम लोग विश्राम करो, मैं जागकर पहरा दूंगा। पहरा मैं दूंगा योगी राज, मुझसे ज्यादा विश्राम की तुम्हें जरूरत है। मैं योगी हूँ मित्र, इस तरह जीवन जीने का आदी हूँ। आज तीसरी रात है योगी राज, आपने एक पल भी आराम नहीं किया। बस आज रात ही की तो बात है भाभी, कल आप लोगों को राजमहल तक पहुंचा दूं, फिर जी भरकर आराम करूंगा। आखिरकार चंद्रसेन और सोम प्रभा को कांति कुमार की जिद के आगे झुकना ही पड़ा। जब चंद्रसेन और सोम प्रभा मचान पर विश्राम कर रहे थे तब कांति कुमार चहलकदमी करता हुआ झील के तट पर उगे एक वृक्ष के नीचे जा बैठा। आहा, कितना मनोरम दृश्य है। ऐसा लगता है जैसे प्रकृति का संपूर्ण सौंदर्य इस झील में उतर आया हो। कांति कुमार प्राकृतिक सौंदर्य में इतना खो गया कि उसे पता ही नहीं चला कि कितना समय गुजर गया। लेकिन जैसे ही उसे चंद्रसेन और सोम प्रभा का ख्याल आया, वह हड़बड़ाकर उठ खड़ा हुआ। ओह, यहाँ बैठे न जाने कितना वक्त गुजर गया है, मुझे तुरंत रथ के पास पहुंचना चाहिए। परंतु तभी रात के इस पहर में रंग बिरंगे बगुले इसी ओर आ रहे हैं। लगता है दूर मंजिल के सफर पर निकले ये बगुले हमारी ही तरह विश्राम करने इस ओर आ निकले हैं। कुछ ही देर में वे दोनों बगुले उसी पेड़ पर आ बैठे जिसके नीचे कांति कुमार खड़ा था। आश्चर्य है, ऐसे बगुले मैंने पहले कभी नहीं देखे। कांति कुमार लौटना ही चाहता था कि तभी उसने उन बगुलों में से एक को कहते सुना, जानते हो दोस्त, यहाँ से कुछ दूरी पर युवराज चंद्रसेन और रानी सोन प्रभा भी आराम कर रहे हैं। ओह, यह बगुला चंद्रसेन और सोन प्रभा के बारे में कैसे जानता है? अगले ही पल कांति कुमार उत्सुकतावश पेड़ के तने से चिपककर खड़ा हो गया। तभी काला बगुला बोला, जानता हूँ। तब सफेद बगुला बोला, मैं तो यह भी जानता हूँ कि चंद्रसेन सोम प्रभा से विवाह कर उसे सिंह देश ले जा रहा है, जहाँ इनके स्वागत की तैयारियां जोर शोर से हो रही हैं। लेकिन तुम यह नहीं जानते कि सिंह देश पहुंचते ही सोम प्रभा अपने पति को हमेशा हमेशा के लिए खो देगी। कांति कुमार हैरानी में डूबा उन बगुलों की बातें सुन रहा था। वो कैसे? देश की सीमा से राजमहल तक की यात्रा के लिए 2 सुंदर काले घोड़ों से जुते रथ का प्रबंध किया गया है, जिसे लेकर राज सैनिक सीमा पर पहुंच चुके हैं। लेकिन वे लोग यह नहीं जानते कि वह मायावी घोड़ों से जुता जादुई रथ है। चंद्रसेन जैसे ही रथ पर सवार होगा, रथ उसे लेकर हवा में उड़ जाएगा और युवराज कभी वापस लौटकर नहीं आएगा। क्या इस दुर्घटना से बचने का कोई उपाय नहीं है? उपाय है। अगर चंद्रसेन के रथ पर सवार होने से पूर्व तलवार के एक ही वार से दोनों घोड़ों के सिर काट दिए जाए तो चंद्रसेन इस दुर्घटना का शिकार होने से बच जाएगा। काश कोई हमारी बातें सुन लेता और चंद्रसेन को भावी खतरे के प्रति सतर्क कर देता। लेकिन ऐसा करने वाला फिर भी चंद्रसेन को नहीं बचा पाएगा, क्योंकि यह भेद चंद्रसेन पर जाहिर करते ही वह पत्थर का बन जाएगा और बाकी की 2 दुर्घटनाओं से वह चंद्रसेन को कभी न बचा पाएगा। मैं तुम्हारे कथन का अभिप्राय नहीं समझा मित्र। मैं तुम्हें बताता हूँ, सुनो। अगर चंद्रसेन पहली दुर्घटना से बच भी गया तो दूसरी दुर्घटना से नहीं बच पाएगा। लेकिन दूसरी दुर्घटना क्या होगी? राजमहल पहुंचते ही चंद्रसेन को राजसी पोशाक पहनने को दी जाएगी। उस पोशाक को पहनते ही
चंद्रसेन भस्म हो जाएगा। इतना कहने के बाद काला बगुला तुरंत ही उपाय बताते हुए बोला, इस दुर्घटना से बचने का बस यही उपाय है कि चंद्रसेन के उस वस्त्र को धारण करने से पहले ही उसे आग के हवाले कर दिया जाए। लेकिन चंद्रसेन को यह भेद बताएगा कौन? अगर किसी ने चंद्रसेन को यह भेद बताया तो वह पत्थर का हो जाएगा और फिर तीसरी विपत्ति से चंद्रसेन हरगिज नहीं बच सकता। फिर काला बगुला स्वयं तीसरी विपत्ति का भेद बताते हुए बोला, जब चंद्रसेन सुहाग रात में सोमप्रभा को आलिंगन में लेगा, सोमप्रभा नागिन बन उसे डस लेगी और इस तरह चंद्रसेन की मृत्यु निश्चित है। तो क्या इस विपत्ति का कोई उपाय नहीं है? है क्यों नहीं? अगर चंद्रसेन के सोमप्रभा को आलिंगन बंद करने से पूर्व सोमप्रभा के मुंह पर 3 थप्पड़ मार दिए जाए तो वह मूर्छित हो गिर पड़ेगी और यह विपत्ति भी टल जाएगी। लेकिन अफसोस है, जो भी यह भेद चंद्रसेन पर जाहिर करेगा वह पत्थर का हो जाएगा। ओह, कितने दुख की बात है कि सब कुछ जानते हुए भी हम परोपकारी चंद्रसेन की कोई मदद नहीं कर सकते। फिर जैसे ही दोनों बगुले चुप हो सुस्ताने लगे, अपने जीते जी मैं अपने मित्र के प्राणों पर आंच नहीं आने दूंगा। चंद्रसेन के जीवन पर मंडरा रहे संकट के बारे में जानने के बाद कांति कुमार बहुत उदास और विचलित हो उठा। मैं अपने मित्र का जीवन कैसे बचाऊं? अगर मैं खामोश रहता हूं तो चंद्रसेन मारा जाएगा और अगर चंद्रसेन को बताता हूं तो मुझे खुद अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ेगी। किंतु मैं अपनी आहुति देकर भी चंद्रसेन को तीनों भेद नहीं बता पाऊंगा। इसलिए अपने मित्र को इन तीनों विपत्तियों से छुटकारा दिलाने का उपाय मुझे खुद ही करना होगा। इस निश्चय पर पहुंचते ही कांति कुमार के चेहरे पर गहरा सुकून छाता चला गया। अगले दिन भोर होते ही वे फिर सफर पर चल पड़े। किंतु कांति कुमार ने चंद्रसेन को बगलों की बातचीत के बारे में कुछ नहीं बताया। कितने खुश नजर आ रहे हैं ये दोनों। मैं अपनी जान पर खेल जाऊंगा, लेकिन इनकी खुशी को ग्रहण नहीं लगने दूंगा। मित्र योगीराज, तुम क्या सोच रहे हो? आज तुम इतने गुमसुम और खामोश क्यों हो? कुछ बोलते क्यों नहीं? कांति कुमार चंद्रसेन के प्रश्न को टालते हुए बोला, क्या बोलूं मित्र, जैसे जैसे सिंह देश की सीमा नजदीक आती जा रही है, तुमसे जुदा होने के गम का एहसास बढ़ता जा रहा है। पता नहीं क्यों मैं तुम्हारे सामिप्य का मोह त्याग नहीं पा रहा हूँ। यह मोह नहीं, तुम्हारा प्रेम है मित्र। हम तुम्हें इसी प्रेम का वास्ता देकर कहते हैं, जब तक हमारे विवाह की रस्में पूर्ण नहीं हो जाती तुम्हें हमारे साथ रहना होगा। हमें उम्मीद है युवराज का यह अनुरोध आप नहीं ठुकराएंगे योगीराज। अगर आप लोगों की खुशी इसी में है तो भला मैं इनकार कैसे कर सकता हूँ। लेकिन मेरी एक शर्त है। कहो मित्र, हमें तुम्हारी हर शर्त मंजूर होगी। जितने समय मैं सिंह देश में रहूं, मुझे कुछ भी करने की स्वतंत्रता हो और मुझे किसी बात का जवाब देने के लिए विवश न किया जाए। ऐसा ही होगा मित्र, हम वचन देते हैं। युवराज चंद्रसेन की स्वीकृति पर कांति कुमार मन ही मन आश्वस्त हो गया और जब स्वर्ण रथ सिंह देश की सीमा में प्रविष्ट हुआ, युवराज चंद्रसेन की जय, युवराज और रानी सोमप्रभा अमर रहें। तभी मंत्री शिशुपाल स्वर्ण रथ के समीप पहुंचकर आदरपूर्ण स्वर में बोला, युवराज, महाराज ने आपको राजमहल तक ले जाने के लिए सिंह देश का रथ भेजा है। कृपया इस रथ को यहीं छोड़ दें। हमारे सैनिक स्वर्ण रथ को वापस स्वर्ण देश छोड़ आएंगे। जैसी महाराज की आज्ञा। और उसी पल 2 काले घोड़ों से जुते रथ को वहां लाया गया। रथ को देखते ही कांति कुमार को विश्वास हो गया कि काले बगुले ने जो भविष्यवाणी की थी वह गलत नहीं थी। ओह, वही काले घोड़े। आइए युवराज, रानी सोमप्रभा के साथ इस रथ पर बैठिए। जी। चंद्रसेन तुरंत स्वर्ण रथ से नीचे उतर आया, लेकिन इससे पहले कि चंद्रसेन रथ पर सवार होता, कांति कुमार ने स्वर्ण रथ से कूदते हुए चीते की सी फुर्ती से चंद्रसेन की तलवार मयान से खींच ली और इससे पहले कि कोई कांति कुमार की इस हरकत का अभिप्राय समझ पाता, चाक! चंद्रसेन स्तभित से अंदाज में बोल उठे, यह तुमने क्या किया मित्र? इन निर्दोष घोड़ों की तुमने अकारण हत्या क्यों कर दी? चंद्रसेन, मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं हूँ। तभी मंत्री शिशुपाल गरज उठे, खामोश दुष्ट, युवराज से जुबान लड़ाता है। जानता नहीं, इन घोड़ों की हत्या कर तूने महाराज की इच्छा को नकारा है। तुझे इसकी सजा जरूर मिलेगी। और अगले ही पल मंत्री के आदेश पर सैनिकों ने कांति कुमार को पकड़ लिया। किंतु कांति कुमार को छोड़ दिया जाए, यह हमारा हुक्म है। किंतु युवराज, यह हमारा घनिष्ठ मित्र है मंत्री महोदय। इसने हम पर बहुत उपकार किए हैं। हो सकता है इसके इस काम के पीछे भी हमारा कोई हित छुपा हो। जी।
चंद्रसेन के आदेश की अवहेलना करने का साहस मंत्री शिशुपाल नहीं जुटा पाया। अगले ही पल कांति कुमार को मुक्त कर दिया गया। फिर युवराज सोमप्रभा के साथ स्वर्ण रथ में बैठकर राजमहल की ओर चल पड़े। राजमहल में युवराज और सोमप्रभा का भव्य स्वागत किया गया। महाराज सूर्यसेन अपने पुत्र और पुत्रवधू को देख खुश हो गए। जैसे ही राजसी रस्में पूरी हुई, युवराज को राजसी पोशाक भेंट करते हुए सूर्यसेन बोले, यह पोशाक विशेष तौर पर आज के शुभ अवसर पर तुम्हारे लिए तैयार की गई है। हमारी इच्छा है कि आज की रात तुम इसी पोशाक को पहनो। आपकी इच्छा सिर माथे पर पिताजी। अगर आप जानते महाराज कि यह पोशाक आपके पुत्र की जान ले सकती है, तो आप यह इच्छा कभी जाहिर न करते। किंतु कांति कुमार प्रकट में मुस्कुराकर बोला, यह पोशाक मैं अपने हाथों से आपको पहनाऊंगा युवराज। तुम्हारे हाथों से इस पोशाक को धारण कर हमें अत्यंत प्रसन्नता होगी मित्र। फिर चंद्रसेन कांति कुमार को अपने शयन कक्ष में ले गया और बोला, यह हमारा शयन कक्ष है। यहाँ की हर चीज पर तुम्हारा उतना ही अधिकार है जितना हमारा। अपनी पसंद का कोई भी वस्त्र पहन लो। हम अभी स्नान आदि से निर्वृत्त होकर आते हैं। ठीक है मित्र, तब तक मैं यहीं तुम्हारा इंतजार करूंगा। जब चंद्रसेन उस कक्ष में चला गया तो कांति कुमार ने एक पल गवाए बिना चंद्रसेन की पोशाक को आग के हवाले कर दिया। चलो, चंद्रसेन के जीवन पर मंडराने वाला दूसरा संकट भी टल गया। और जब युवराज ने लौटकर अपने पिता की इच्छा को आग में भस्म होते देखा तो वह अपने आवेश पर काबू न रख सका। यह क्या कांति कुमार, तुमने हमारे विवाह की पोशाक भी जला डाली। आखिर क्यों? हम पिताजी को क्या जवाब देंगे? तुम महाराज को कुछ भी जवाब दो चंद्रसेन, पर मैं तुम्हारे प्रश्न का जवाब नहीं दूंगा। ठीक है मित्र, हम पिताजी को समझा देंगे। शायद तुम्हारे इस कृत्य में भी हमारी कोई भलाई है। फिर युवराज चंद्रसेन ने खामोशी से अपने दूसरे वस्त्र धारण किए और कांति कुमार को साथ ले रंग महल में पहुंच गया, जहां उनके विवाह की खुशी में राज नर्तकियों के नृत्य का आयोजन किया गया था। लेकिन महाराज सूर्यसेन की नजर जैसे ही चंद्रसेन पर पड़ी, ठहरो, हमारी इच्छा की अवहेलना करने की गुस्ताखी कर तुमने हमें विस्मय में डाल दिया है युवराज। इस गुस्ताखी के लिए हम क्षमा चाहते हैं महाराज। तुमने ऐसी गुस्ताखी क्यों की? जवाब दो। इस गुस्ताखी की वजह मैं हूँ महाराज। मैंने आपकी भेंट की हुई पोशाक जला दी। तुमने योगीराज? लेकिन क्यों? यह मैं आपको नहीं बता सकता। तभी इस दुष्ट ने आपकी इच्छा का अपमान दूसरी बार किया है महाराज। पहली बार युवराज के कहने पर इसे छोड़ दिया गया था। अगर इस बार भी इसे माफ किया गया तो इसकी हिम्मत और बढ़ जाएगी और यह इसी तरह राजकुल का अपमान करता रहेगा। अतः इसे सजा मिलनी ही चाहिए। तभी पर्दे की ओट में बैठी सोमप्रभा एकाएक विचलित स्वर में बोल उठी, यदि योगीराज को सजा दी गई तो राजकुल की मर्यादा भंग हो जाएगी महाराज। हम तुम्हारा अभिप्राय नहीं समझे बेटी। आपके पुत्र ने योगीराज को अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने की स्वतंत्रता का वचन दे रखा है महाराज। सोमप्रभा की बात सुन महाराज चंद्रसेन से मुखातिब हो बोले, क्या यह सच है बेटे? हाँ पिताजी। चंद्रसेन की स्वीकृति सुन। ठीक है योगीराज, हम तुम्हें माफ करते हैं, किंतु हम यह अवश्य जानना चाहेंगे कि युवराज के परम मित्र होने के बावजूद भी तुमने ऐसी हरकत क्यों की? गुस्ताखी माफ हो महाराज, मैं आपके प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता। इससे पहले कि योगीराज का उत्तर सुन महाराज का आवेश फिर जाग उठता। युवराज चंद्रसेन बोल उठा, योगीराज कांति कुमार ने मुझ पर बहुत उपकार किए हैं पिताजी। हो सकता है योगीराज के इस कार्य के पीछे भी मेरी कोई भलाई हो। अगर तुम ऐसा समझते हो तो हमें योगीराज से कुछ नहीं पूछना। अपने आसन से उठते हुए सूर्यसेन गंभीर स्वर में बोले और रंग महल से बाहर निकल गए। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।